गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर विशाल तिवारी। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है महाराजा जसवंत सिंह। महाराजा जसवंत सिंह मारवाड़ के इतिहास का एक प्रसिद्ध नाम है और न केवल मारवाड़ का, यूँ कहें कि हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी एक बहुत ही चमकता हुआ नाम है। और ये वो नाम है जिसने औरंगज़ेब के और शाहजहाँ के शासनकाल में अपनी सेवाएं प्रदान करी थी। लेकिन औरंगज़ेब और महाराजा जसवंत सिंह की पूर्णतः देखा जाए तो कभी बनी नहीं एक साथ में। और जब तक महाराजा जसवंत सिंह रहे तब तक औरंगज़ेब की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपनी धर्मांधता को पूरी तरह से प्रसारित कर सके। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग महाराजा जसवंत सिंह के बारे में देखेंगे। काफ़ी बड़ा वीडियो होगा ये और हो सकता है शायद इसके 2 पार्ट भी बने। ठीक है, तो आप दोनों पार्ट को देखिएगा। ओके जी, हम बात करते हैं महाराजा जसवंत सिंह। इनका जो समय काल रहा है 1638 से 1678 ईस्वी। महाराजा जसवंत सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ 6 मई 1638 ईस्वी को। जब गज सिंह की मृत्यु हो गई तो इसकी सूचना मिलते ही जसवंत सिंह शाहजहाँ की सेवा में आगरा पहुंचा और गज सिंह की इच्छा अनुसार शाहजहाँ ने 20 मई 1638 ईस्वी को उन्हें जोधपुर राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया और 4000 जात तथा 4000 सवार का मनसब और राजा की पदवी प्रदान करी। चूँकि जसवंत सिंह की आयु अभी केवल 12 वर्ष ही थी, अतः शाहजहाँ ने आसों के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को उसका प्रधान नियुक्त किया और राज्य के शासन की देखरेख का भार उसे सौंपा। जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह को संतुष्ट रखने के लिए शाहजहाँ ने उसे 3000 जात और 3000 सवार का मनसब और राव की पदवी तथा नागौर का परगना जागीर में प्रदान किया। जसवंत सिंह अपने राज्याभिषेक के बाद कुछ दिनों तक शाहजहाँ की सेवा में उसके पास ही रहा। लगभग 3 महीने बाद जब ईरानियों ने कंधार पर आक्रमण करने की धमकी दी तो शाहजहाँ आगरा से लाहौर की तरफ बढ़ा। लाहौर में शाहजहाँ ने अपनी वर्षगांठ धूमधाम से मनाई और इस अवसर पर जसवंत सिंह का मनसब बढ़ाकर 5000 जात और 5000 सवार कर दिया गया। साथ ही उसे जेतारन का परगना भी दिया गया। शाहजहाँ जसवंत सिंह को साथ लेकर पेशावर तक गया और वापसी में जब बादशाह कश्मीर भ्रमण के लिए गया तब भी जसवंत सिंह को अपने साथ ही रखा। 21 फरवरी 1640 ईस्वी को जसवंत सिंह को अपने राज्य जाने की अनुमति प्रदान की गई। 30 अप्रैल 1640 ईस्वी को स्थानीय परंपरा के अनुसार जोधपुर में उनका फिर से राज्याभिषेक संपन्न हुआ। लगभग 1 वर्ष जोधपुर में बिताने के बाद मार्च 1641 ईस्वी में वह पुनः शाहजहाँ की सेवा में लाहौर पहुँचे, जहाँ कुछ दिनों बाद ही शाहजहाँ ने उसके मनसब में पुनः वृद्धि की। अब उसका मनसब 5000 जात 5000 सवार और 1000 सवार 2 अस्पा से अस्पा का हो गया। 1642 ईस्वी के आरंभ में शाहजहाँ को सूचना मिली कि ईरान का शाह सफ़ी कंधार पर आक्रमण करने वाला है। कंधार पर पहले ईरान का ही अधिकार था, परंतु मध्य एशिया राजनीतिक अशांति का लाभ उठाकर 1638 ईस्वी में मुगलों ने उस पर अधिकार कर लिया था। शाहजहाँ ने दारशिकों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना कंधार की सुरक्षा के लिए भेज दी। इस सेना के साथ जसवंत सिंह को भी भेजा गया, परंतु 2 मई 1642 ईस्वी को शाह सफ़ी की मृत्यु हो गई। ईरानी सेना बिना लड़े ही वापस लौट गई। शाहजहाँ ने भी शाही सेना को वापस लौट आने का आदेश दिया। जसवंत सिंह ने इस अभियान में अपनी सैनिक कुशलता और स्वामी भक्ति का पूरा परिचय दिया। जून 1643 ईस्वी को उसे जोधपुर लौटने की अनुमति दे दी गई। इस बार वह लगभग 2 वर्ष तक जोधपुर में रहा और जोधपुर राज्य की आंतरिक शासन व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास किया। इसका एक कारण यह था कि उसके प्रधान महेश दास को शाहजहाँ ने 2000 जात और 2000 सवार का मनसब तथा जालोर का परगना जागीर में दे दिया था। अतः महेश दास को शाही सेवा तथा जालोर की व्यवस्था के बाद
जोधपुर राज्य की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था। अतः जसवंत सिंह ने उसके स्थान पर मेड़ते गोपाल दास को राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। दूसरी समस्या मेरों के उपद्रव की थी। जसवंत सिंह ने सेना भेजकर मेरों का दमन कर उस क्षेत्र में शांति और व्यवस्था कायम की। इसी बीच शाही दरबार में एक दुखद घटना घटित हो गई। जसवंत सिंह के बड़े भाई राव अमर सिंह ने 25 जुलाई 1644 ईस्वी को किसी बात पर क्रोधित होकर भरे दरबार में मीर बख्शी सलावत खान को अपने कटार से मार डाला। राव अमर सिंह को भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। जनवरी 1645 ईस्वी में जसवंत सिंह पुनः शाही दरबार में उपस्थित हो गया। शाहजहाँ इस समय कश्मीर भ्रमण के लिए चल पड़ा था। आगरा की सुरक्षा के लिए शेख फकीद को नियुक्त किया गया था, परंतु इस समय वह आगरा में नहीं था। अतः शाहजहाँ ने उसके अनुपस्थिति में जसवंत सिंह को राजधानी की सुरक्षा का दायित्व सौंपा। जसवंत सिंह के लिए पहला महत्वपूर्ण कार्य था जिसे उसने कुशलतापूर्वक निभाया। कश्मीर से वापस लौटते समय शाहजहाँ ने जसवंत सिंह को लाहौर पहुंचने का आदेश भिजवाया। तदनुसार अक्टूबर 1645 ईस्वी को वह शाहजहाँ की सेवा में लाहौर पहुंचा। लाहौर से शाहजहाँ वापस काबुल के लिए रवाना हुआ और जसवंत सिंह को भी अपने साथ लेता गया। पेशावर पहुंचने पर शाहजहाँ ने 14 मई 1646 ईस्वी को जसवंत सिंह के मनसब में और वृद्धि की। अब उसका मनसब 5000 जात, 5000 सवार, 2000 सवार 2 अस्पा से अस्पा हो गया। जनवरी 1647 ईस्वी को जसवंत सिंह के मनसब में 500 सवारों को 2 अस्पा से अस्पा किया गया। जनवरी 1648 में वह बादशाह के साथ ही आगरा लौटा और बादशाह की अनुमति से जोधपुर लौट आया। इसी समय उसके मनसब में 2 अस्पा से अस्पा सवारों और 500 सवारों की वृद्धि और की गई और हिंडौन का परगना भी जागीर में दिया गया। मुगल साम्राज्य की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर पुनः संकट के बादल मंडराने लगे। ईरान ने पुनः कंधार पर अधिकार जमाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। शाहजहाँ ने मुल्तान के सूबेदार अपने पुत्र औरंगजेब को कंधार अभियान का सेनापति नियुक्त किया। उसने जसवंत सिंह को भी सेना सहित दरबार में पहुंचने का आदेश दिया। तदनुसार वह जनवरी 1649 ईस्वी में शाहजहाँ की सेवा में उपस्थित हुआ। शाहजहाँ ने प्रधानमंत्री सदुल्ला खां के साथ जसवंत सिंह को भी कंधार की तरफ भेजा। इसी अवसर पर शाहजहाँ ने उसके मनसब के घुड़सवारों को 2 अस्पा से अस्पा कर दिया, जिससे उसका मनसब बढ़कर 5000 जात, 5000 सवार यानी 5000 सवार 2 अस्पा से अस्पा हो गया। जसवंत सिंह को काबुल में ही छोड़कर औरंगजेब कंधार की तरफ बढ़ा, परंतु ईरानी कंधार पर अधिकार कर चुके थे। औरंगजेब उसे जीतने में विफल रहा। अतः शाही सेना के साथ जसवंत सिंह भी वापस लाहौर लौट गए। 31 मार्च 1650 ईस्वी को उसे अपने राज्य लौटने की अनुमति मिल गई। जोधपुर पहुंचने के बाद उसे शाहजहाँ का आदेश मिला कि वह सबल सिंह को जैसलमेर की गद्दी पर बैठाने के लिए उसकी सैनिक सहायता करे। इसी अवसर पर शाहजहाँ ने उसे सातालमेर का परगना और किला भी प्रदान किया। जसवंत सिंह ने जैसलमेर पर सेना भेजकर सबल सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। कुछ महीने बाद जसवंत सिंह को लाहौर पहुंचने का शाही आदेश मिला और आदेश मिलते ही वह लाहौर पहुंचकर शाहजहाँ की सेवा में उपस्थित हो गया। जुलाई 1652 ईस्वी में जोधपुर में जसवंत सिंह के प्रथम पुत्र पृथ्वी सिंह का जन्म हुआ और उसे अपने राज्य लौटने की अनुमति मिल गई, परंतु वापसी में विलंब हो गया, जिसकी वजह से वह दारा शिकोह के साथ तीसरे कंधार अभियान में नहीं जा पाया और शाहजहाँ के साथ दरबार में ही बना रहा। 27 फरवरी 1653 ईस्वी को शाहजहाँ ने उसका मनसब बढ़ाकर 6000 जात, 5000 सवार यानी 5000 सवार 2 अस्पा से अस्पा कर दिया। जसवंत सिंह की स्वामी भक्ति से प्रसन्न होकर 17 दिसंबर 1653 ईस्वी को शाहजहाँ ने उसके मनसब में के सवारों में भी 1000 की वृद्धि कर दी, जिसके फलस्वरूप उसका मनसब अब 6000 जात, 6000 सवार हो गया। इसी अवसर पर उसे महाराजा की उपाधि भी प्रदान की गई। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि 1638 से 1653 ईस्वी तक जसवंत सिंह ने किसी भी महत्वपूर्ण सैनिक अभियान में कोई विशेष भूमिका अदा नहीं की थी और न ही उसको किसी अभियान की स्वतंत्र कमान ही सौंपी गई थी। इसी प्रकार उसने से किसी भी मुगल सूबे की सूबेदारी भी नहीं सौंपी गई थी और न ही केंद्रीय सरकार का कोई महत्वपूर्ण प्रशासनिक दायित्व ही सौंपा गया। फिर भी उसके मनसब में निरंतर वृद्धि की जाती रही और उसका मनसब आमेर के कछवाहा राजा जयसिंह
सहित अन्य सभी राजपूत सरदारों से अधिक हो गया। उसकी इस पदोन्नति का डॉक्टर निर्मल चंद्र राय ने 2 कारण बतलाए। एक तो यह है कि जसवंत सिंह शाहजहाँ के ममेरे भाई का पुत्र था, जिसकी वजह से बादशाह की उस पर विशेष कृपा रही। दूसरा यह है कि शाहजहाँ राजपूताना के 2 प्रसिद्ध राजघरानों कछवाहा और राठौड़, जो कि आमेर और जोधपुर में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दोनों को मुगल साम्राज्य की सेवा में निरंतर रखना चाहता था। वस्तुतः शाहजहाँ मुगल सम्राट की सर्वोच्च सत्ता का प्रदर्शन कर राजपूत शासकों को यह बताना चाहता था कि उनकी निरंतर सेवा एवं कृपा से ही उनकी पदोन्नति संभव है और वे जिसे चाहे उन्नति की ओर ले जा सकता है। उसकी नीति से राजपूत राजाओं की पूर्ण निराश्रता की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। उसकी इसी नीति से आमेर के जयसिंह का शुद्ध होना उठना स्वाभाविक था, क्योंकि आयु के हिसाब से जसवंत सिंह उससे 16 वर्ष छोटा था और जयसिंह ने उसकी अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण सेवाएं की थी। फिर भी उसकी तुलना में जसवंत सिंह का मनसब ज़्यादा था। शाहजहाँ अपनी नीति में सफल रहा और कछवाहों तथा राठौड़ों में सम्राट की कृपा प्राप्त करने की प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई। भविष्य में इसके घातक परिणाम भी निकले। 1654 ईस्वी में शाहजहाँ ने अपनी विशेष कृपा दर्शाते हुए जसवंत सिंह को मेवाड़ में मरुका और बगनौर के परगने भी जागीर के रूप में प्रदान किए। इसी वर्ष जसवंत सिंह ने अपनी भतीजी राव अमर सिंह की पुत्री का विवाह दारा के बड़े पुत्र सुलेमान सिकोह के साथ संपन्न कर मुगलों के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को मजबूत बनाया। 1654 से 1657 ईस्वी तक जसवंत सिंह जोधपुर में ही रहा। इस अवधि में शाहजहाँ ने उसे जालोर परगना भी प्रदान किया। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहाँ बीमार पड़ गया और मुगल शहजादों में उत्तराधिकार संघर्ष की संभावना बढ़ने लगी। ऐसी स्थिति में जसवंत सिंह ने भी बादशाह की सेवा में आगरा में ही रहने का निश्चय कर जोधपुर से शाही दरबार के लिए प्रस्थान किया। जसवंत सिंह और उत्तराधिकार संघर्ष। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहाँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को अपने नाम पर शासन संचालित करने को कहा। स्पष्ट था कि वह उसी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, किंतु इस्लामी शासन व्यवस्था में उत्तराधिकार का कोई सुनिश्चित नियम नहीं था। अतः शाहजहाँ के अन्य 3 पुत्रों ने भी सिंहासन के लिए संघर्ष करने का मानस बना लिया था। ये चारों ही इस समय अलग अलग सूबों के सूबेदार थे। सबसे बड़ा दारा शिकोह दिल्ली और पंजाब का शासक था, परंतु वह ज़्यादातर अपने पिता की सेवा में ही रहता था। उससे छोटा शुजा बंगाल का, तीसरे नंबर का औरंगजेब दक्षिण प्रांत का और सबसे छोटा मुराद गुजरात का सूबेदार था। तीनों छोटे भाई दारा शिकोह से ईर्ष्या करते थे। अस्वस्थता के कारण शाहजहाँ ने दिल्ली में झरोखा दर्शन देना बंद कर दिया और उसी के साथ उसकी मृत्यु की अफवाहें भी फैलने लगी। अक्टूबर 1657 ईस्वी में दारा शिकोह अस्वस्थ शाहजहाँ को जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से दिल्ली से आगरा लेवा लाया। आगरा आने के बाद शाहजहाँ ने अपने सभी सरदारों की उपस्थिति में दारा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हुए शासन संबंधी सारे अधिकार सौंप दिए। दरबार में उपस्थित सभी सरदारों ने भी शाहजहाँ के आदेशानुसार दारा शिकोह का साथ देने का आश्वासन दिया, परंतु दूसरे प्रांतों में शाहजहाँ के तीनों की बीमारी की सूचनाएं कि अनेक प्रकार की अफवाहों के साथ फैल चुकी थी और शाहजहाँ के तीनों पुत्रों ने उत्तराधिकार संघर्ष की तैयारी आरंभ कर दी। इतना ही नहीं बल्कि गुजरात में मुराद ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। शुजा ने भी बंगाल में अपने राज्यारोहण की रस्म पूरी करके राजधानी आगरा की तरफ सेना सहित प्रस्थान कर दिया। चतुर औरंगजेब ने अपने विचारों को प्रकट नहीं किया। उसे शाही दरबार में नियुक्त अपने गुप्तचरों तथा बहन रोशन आरा की तरफ से दरबार की सारी सूचनाएं मिल रही थी। वह भी अपनी पूरी तैयारी के साथ राजधानी की तरफ बढ़ा, परंतु बहाना था कि अपने रोगी पिता के दर्शन करने का। इसके अलावा वह मुराद और शुजा दोनों के साथ संपर्क बनाए हुआ था। मुराद के साथ तो साम्राज्य एवं लूट के माल के विभाजन पर उसका बाकायदा समझौता भी हो गया, परंतु दारा के सामने तत्काल समस्या थी शुजा को रोकने की, जो तेजी के साथ राजधानी की तरफ बढ़ा चला आ रहा था। शाहजहाँ की स्वीकृति के साथ दारा ने अपने पुत्र सुलेमान सिकोह तथा आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह को सेना सहित शुजा को रोकने के लिए भेजा। शाही सेना ने 24 फरवरी 1658 ईस्वी को बनारस के निकट बहादुरपुर नामक स्थान पर एक घमासान युद्ध में शहजादे शुजा को परास्त कर बंगाल की तरफ वापस खदेड़ दिया। इसके बाद
औरंगजेब और मुराद को रोकने के लिए सेना भेजने का निर्णय ले गया, परंतु समस्या थी कि इस नाजुक तथा महत्वपूर्ण अभियान की कमान किसे सौंपी जाए। सुलेमान सिको अभी तक लौट कर नहीं आया था और दरबार में उपस्थित सरदार दारा के साथ थे, तो दोनों विद्रोही शहजादों के विरुद्ध जाने को तैयार थे, परंतु स्वतंत्र कमान स्वीकार करने की को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनमें से कोई भी भावी सम्राट बन सकता था और इस स्थिति में उनका अपना भविष्य अंधकारमय हो सकता था। ऐसी स्थिति में महाराजा जसवंत सिंह ने अपने प्रति प्रदर्शित शाही अनुग्रह को सही सिद्ध करते हुए अपनी सेवाएं अर्पित की, जो स्वीकार कर ली गई। कुछ विद्वानों के अनुसार उसका यह कदम राजनीतिक सूझबूझ का उपयुक्त नहीं था, परंतु इस प्रकार का आरोप बाद की घटनाओं के परिणाम को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता रहा है। यद्यपि कदापि परिणाम दारा के पक्ष में निकला होता तो वे ही विद्वान उसके निर्णय की प्रशंसा करने में कदापि न चूकते। 18 दिसंबर 1657 ईस्वी को जसवंत सिंह को दारा ने राजधानी से विदा किया। विदा करने के पूर्व उसके मनसब को बढ़ाकर 7,000 जात और 7,000 सवार कर दिया गया और मालवा की सुविधा भी उसे प्रदान की गई। इसके साथ अर्जुन गौड़, अमर सिंह चंद्रावत, मुकुंद सिंह हाड़ा, मोहन सिंह हाड़ा, सुजान सिंह सिसोदिया, राय सिंह आदि प्रमुख हिंदू सरदारों को भेजा गया। रतलाम के रतन सिंह को कुछ दिनों बाद उसकी सहायता के लिए भेज दिया गया। 26 दिसंबर को मुराद गुजरात की सूबेदारी से हटा दिया गया और उसके स्थान पर कासिम खां को नियुक्त किया गया। कासिम खां को भी एक सेना के साथ जसवंत सिंह की सहायता के लिए भेजा गया। जसवंत सिंह अपनी विशाल सेना के साथ मालवा की तरफ बढ़ा। उसकी योजना मुराद और औरंगजेब की सेनाओं को संयुक्त होने से रोकने की थी, अतः वह मुख्य सेना के पीछे छोड़कर 2-3 हज़ार घुड़सवारों के साथ तेज गति से उज्जैन जा पहुंचा। उधर जब औरंगजेब को जसवंत सिंह के मालवा की तरफ कूच करने का समाचार मिला तो उसने मुराद को तुरंत प्रस्थान करने का संदेश भिजवाया और स्वयं 18 फरवरी 1658 ईस्वी को बुरहानपुर पहुंच गया। इस बीच मुराद भी मंदसौर जा पहुंचा। उसने जसवंत सिंह को अपनी तरफ मिलाने का पूरा प्रयास किया, परंतु सफलता न मिली। जसवंत सिंह सेना सहित मुराद का मार्ग रोकने के लिए बांसवाड़ा की तरफ बढ़ा, परंतु मुराद ने अकेले ही जसवंत सिंह का सामना करना उचित नहीं समझा और वापस गुजरात लौट गया। वह औरंगजेब के पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगा। जसवंत सिंह भी वापस उज्जैन लौट आया। मंदसौर से मुराद दाहोद पहुंचा और वहां से दक्षिण पूर्व की तरफ मुड़ गया और मंडलपुर होता हुआ दीपालपुर में औरंगजेब से जा मिला। यहाँ से दोनों भाई उज्जैन की तरफ बढ़े। औरंगजेब ने अपनी तरफ से पहले से ही जसवंत सिंह को कहलाया भेजा था कि वह अपने अस्वस्थ पिता को देखने के लिए राजधानी जा रहा है। जसवंत सिंह ने उसे उत्तर भिजवा दिया था कि बादशाह की आज्ञा अनुसार आपको वापस लौट जाना चाहिए, अन्यथा मुझे आपको रोकना पड़ेगा और मुझे बादशाह की आज्ञा का पालन करना है। औरंगजेब ने उसके उत्तर की तरफ ध्यान न देते हुए अपनी यात्रा को जारी रखा। अतः 12 अप्रैल 1658 ईस्वी को जसवंत सिंह को औरंगजेब का रास्ता रोकने और यदि आवश्यक हो तो युद्ध भी करने का विचार करके उज्जैन से दक्षिण पश्चिम की ओर आगे बढ़ा और धर्मत गांव के समीप अपना शिविर डाल दिया। दूसरी तरफ औरंगजेब और मुराद की सेनाएं भी गंभीरी नदी के पूर्वी तट पर धर्मत के पास ही आ डटी। अब दोनों ही पक्षों को स्पष्ट हो गया कि युद्ध के अतिरिक्त दूसरा कोई चारा नहीं है। इस नाजुक समय पर जसवंत सिंह ने अपने समस्त राजपूत सरदारों को एकत्र कर उनसे विचार विमर्श किया। सभी ने सर्वसम्मति से युद्ध लड़ने का निश्चय किया। धर्मत का युद्ध। आरंभ में जसवंत सिंह का विचार था कि शाही सेना की उपस्थिति मात्र से ही औरंगजेब तथा मुराद घबरा कर वापस लौट जाएंगे और युद्ध की नौबत नहीं आएगी। स्पष्ट है कि वह औरंगजेब को ठीक से समझ नहीं पाया था। फिर भी 16 अप्रैल 1658 ईस्वी को उसने अपना विश्वस्त संदेशवाहक भेजकर औरंगजेब को समझाने का प्रयास किया, परंतु चतुर औरंगजेब को यह समझते देर न लगी कि स्थिति उसके अनुकूल है और यदि ज़्यादा समय नष्ट किया तो जसवंत सिंह की सहायता के लिए और अधिक शाही सेना सहायता आ जाएगी और फिर उसे पराजित करना कठिन हो जाएगा। अतः उसने जसवंत सिंह को कह दिया कि युद्ध के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रह गया है। विवश होकर जसवंत सिंह को युद्ध की तैयारी करनी पड़ी। जसवंत सिंह ने जो व्यूह रचना की थी उसमें सबसे आगे करावल जानी बेग, मुखालिस खान, मोहम्मद बेग, यादगार बेग जैसे तुरानी सरदारों को उसने सैनिक दस्तों के साथ रखा था। सेना के अग्रवाल भाग
भाग यानी कि हरावल में कासिम खां, मुकल सिंह हाड़ा, मोहन सिंह हाड़ा, दयाल दास तथा अर्जुन गौड़ आदि को तैनात किया गया। मध्य भाग की कमान जसवंत सिंह ने स्वयं संभाली। उसकी सहायता के लिए रतलाम का रतन सिंह भी था। सेना के दाहिने पार्श्व की कमान राम सिंह सिसोदिया को और वाम पार्श्व की इफ्तार खान को सौंपी गई। शिविर के सामान की सुरक्षा का भार देवी सिंह बुंदेला को सौंपा गया। जसवंत सिंह के पास भी तोपखाना था, लेकिन उसने अपनी व्यूह रचना में उसे कोई महत्व नहीं दिया, जिसका घातक परिणाम उसे भुगतना पड़ा। जबकि औरंगजेब ने अपनी व्यूह रचना में तोपखाने को अत्यधिक महत्व दिया था। युद्ध शुरू होते ही औरंगजेब के तोपखानों ने आग बरसानी शुरू कर दी। जसवंत सिंह के राजपूतों ने उसकी परवाह न करते हुए तोपखाने पर जबरदस्त धावा बोल दिया। सैकड़ों राजपूत मारे गए, कुछ सैनिक मारे गए, लेकिन परंतु उनके धावे ने थोड़े समय के लिए तोपों का मुंह बंद कर दिया और उनके प्रधान तोपची मुर्शिद कुली खान को मौत की नींद सुला दिया। इसके साथ ही राजपूत सैनिकों का दूसरा दल औरंगजेब की सेना पर टूट पड़ा। औरंगजेब ने आगे बढ़कर राजपूत सैनिकों की ओर घेरने का प्रयास किया। जसवंत सिंह उनकी सहायता के लिए कुछ भी न कर सका। धीरे धीरे राजपूत सैनिकों की संख्या कम होती गई। मुकुंद सिंह हाड़ा, सुजान सिंह, अर्जुन गौड़, दयाल दास जाला आदि अनेक सरदार मारे गए। इसी बीच औरंगजेब के तोपखाने ने पुनः आग उगलना शुरू कर दिया, जिसके फलस्वरूप जसवंत सिंह की सेना का करावल नष्ट हो गया। सुजान सिंह बुंदेला और अमर सिंह चंद्रावत अपने सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र से भाग निकले। इससे जसवंत सिंह की व्यूह रचना में दरार पड़ गई। मध्य भाग में जसवंत सिंह अब भी अपने 2000 राठौड़ सैनिकों के साथ डटकर मोर्चा ले रहा था, परंतु इससे कोई लाभ नहीं मिला। इसी बीच मुराद ने जसवंत सिंह के शिविर पर धावा बोल दिया। देवी सिंह बुंदेला ने जब मृत्यु को सामने देखा तो उसने भी पक्ष बदल दिया और वे मुराद से मिल गया। इसके बाद मुराद ने शाही सेना के बाएं भाग पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दिया। इफ्तियार खान बहादुरी के साथ लड़ता हुआ मारा गया। इस समय तक जसवंत सिंह भी बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसका एक पैर तीर से जख्मी हो चुका था। फिर भी वह बहादुरी के साथ लड़ता हुआ अपने सैनिकों को प्रोत्साहित भी करता जा रहा था, लेकिन उसके मुख्य सहायक कासिम खान ने अभी तक युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था और अब अपनी सेना सहित युद्ध क्षेत्र से भागने की तैयारी कर रहा था। उसके भागते ही जसवंत सिंह की पराजय निश्चित हो गई। इस पर भी जसवंत सिंह ने युद्ध मैदान छोड़ना उचित नहीं समझा, परंतु उसके राठौड़ सरदार अपने नेता और शासक को नष्ट होते नहीं देख सकते थे। अतः आस्करण महेशदास गौड़ और गोवर्धन राठौड़ उसके घोड़े की बागडोर पकड़कर उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर ले गए और कुछ चुने हुए राठौड़ सैनिकों के साथ उसे जोधपुर की तरफ भेज दिया। शाही सेना का नेतृत्व रतलाम के रतन सिंह राठौड़ को सौंपा गया। उस वीर ने आदित्य शौर्य के साथ युद्ध किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके साथ युद्ध का अंत हो गया। औरंगजेब विजयी रहा। जसवंत सिंह की पराजय के कारण। धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह की पराजय का मुख्य कारण उसकी अपनी कुछ भूलें एवं कमियां थी। इस युद्ध में उसके पास तोपखाना था, परंतु उसने उसका उचित उपयोग ही नहीं किया। इसके विपरीत उसके ने राजपूती शौर्य के बल पर औरंगजेब के तोपखाने का मुंह बंद करने का प्रयास किया। तलवार, भाले और बर्छों से तोपों का मुकाबला करना अपने पराजय को निमंत्रित करना था। औरंगजेब के तोपखाने ने राजपूत दल की गति में अवरोध उत्पन्न कर जसवंत सिंह की समूची व्यूह रचना और योजना की धज्जियां उड़ा दी। जसवंत सिंह की सेना का अग्रभाग बहुत शीघ्र ही नष्ट हो गया और उसकी शेष सेना औरंगजेब के हरावल के सामने आ गई, जिसके परिणाम स्वरूप जसवंत सिंह को अपने अन्य पक्षों से किसी प्रकार की सहायता न मिल पाई। उल्टे वह चारों तरफ से गिर गया और अंत में उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर जाना पड़ा। यदुनाथ सरकार ने भी लिखा है कि वास्तव में यह तलवार और बारूदों का युद्ध था, जिसमें तोपखानों ने घुड़सवारों पर विजय प्राप्त की थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जसवंत सिंह में योग्य सेनापति के गुणों का अभाव और युद्ध विद्या की कमी थी। उसकी पदोन्नति शाहजहाँ की कृपा का परिणाम थी, न कि उसके द्वारा अर्जित सफलताओं का। इससे पूर्व उसे कभी भी किसी महत्वपूर्ण सैनिक अभियान की स्वतंत्र कमान नहीं सौंपी गई थी। उसकी पराजय का दूसरा कारण उसके द्वारा अनुकूल युद्ध क्षेत्र का न चुनना था। उसने जिस स्थान पर अपनी सेना का जमावट किया था वह चारों ओर से खाइयों तथा दलदल से घिरा हुआ था। ऐसे उबड़ खाबड़ क्षेत्र में घुड़सवारों के लिए अपनी गति को बनाए रखना संभव नहीं था। तंग एवं संकीर्ण क्षेत्र के कारण दूसरे सैनिकों के लिए भी तेजी के साथ इधर से उधर जाना संभव नहीं था। जसवंत सिंह की पराजय का एक अन्य कारण शाही सेना में सम्मिलित राजपूतों की में आपस की वंशगत
ऊंच नीच की भावना और उनके आपसी मनमुटाव और उनके परिणाम स्वरूप परस्पर एकता और संगठन का अभाव था। धर्मत के युद्ध में राजपूत सरदारों में विद्यमान आपसी द्वेष के कारण जसवंत सिंह को भारी क्षति उठानी पड़ी। जब युद्ध नाजुक स्थिति की ओर अग्रसर हो रहा था तो राय सिंह सिसोदिया, सुजान सिंह बुंदेला और अमर सिंह चंद्रावत अपने सैनिक दस्तों के साथ युद्ध क्षेत्र से भाग खड़े हुए। यदि वे राठौड़ की भांति डटे रहते तो उसका कुछ परिणाम अवश्य निकलता। अब हम उसकी पराजय से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण कारण की तरफ आते हैं। यह है कासिम खान का आचरण। जिस समय जसवंत सिंह को मालवा का सूबेदार बनाकर औरंगजेब का मार्ग रोकने के लिए भेजा गया, उसी समय कासिम खान को गुजरात का सूबेदार बनाकर एक अन्य सेना के साथ भेजा गया था, परंतु उसने जसवंत सिंह के अंतर्गत नहीं रखा गया था। उसे केवल यह आदेश दिया गया था कि आवश्यकता पड़ने पर वह जसवंत सिंह की मदद करे, परंतु दुर्भाग्यवश युद्ध क्षेत्र पर कासिम खान की उपस्थिति के बाद भी जसवंत सिंह उससे सहायता प्राप्त न कर सका। कासिम खान एक तटस्थ दर्शक की भांति तमाशा देखता रहा और जब जसवंत सिंह गिर गया तो वह अपनी सेना सहित युद्ध क्षेत्र से भाग निकला। यदि उस समय भी कासिम खान युद्ध में सम्मिलित हो जाता तो युद्ध की स्थिति बदल जाती। कासिम खान ने इस प्रकार का आचरण क्यों किया, इसकी व्याख्या संभव नहीं है, परंतु उसके आचरण ने जसवंत सिंह को परास्त करने में अहम भूमिका अदा की, इस सत्य को नहीं नकारा जा सकता है।